नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हमने आदिकाल की सीरीज चलाई हुई है और आदिकाल के ही प्रश्न इसमें हमारे चल रहे हैं दोस्तों। तो आदिकाल में हम लगभग 10 से 12-13 वीडियो में डाल चुका हूं और उसी पे अब काम चल रहा है। तो अगली वीडियो अब आ चुकी है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या बन रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें। सेट तीसरा है। पहला प्रश्न बोला गलत युग्म का चयन करें। ठीक है। जॉर्ज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन 11 भागों में है। गलत युग्म का चयन करना है हमने। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन 11 भागों में किया था। मिस्र बंधु का काल विभाजन 5 भागों में है और रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 4 में है। और हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास की। हम बात करते हैं तो वो कितने भागों में है। तो दोस्तों, इसमें से देखेंगे कि इसका गलत युग्म क्या है। तो दोस्तों, इसमें गलत युग्म में जा रहा है आपका राम कुमार वर्मा, क्योंकि राम कुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो 7 भागों में है। कितने भागों में है? 7 भागों में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बन रहा है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ठीक है। वैसे तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कितनी पद्धति है। 4 की 4 पद्धति। ठीक है। वर्णानुक्रम भी होती है, कालानुक्रम भी होती है, विधेयवादी पद्धति भी होती है, वैज्ञानिक पद्धति भी होती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है। दोस्तों, कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। और इसके संस्थापक कौन थे? तेन थे। तेन, क्या नाम है? तेन। तोन लिख दिया मैंने, तेन। और तेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों के आधार पर बांटा था। ठीक है। जाति, क्षण विशेष और वातावरण। याद रखना इस चीज को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, किसी की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। अच्छा, ये प्रश्न तो वैसे गलत हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है बोल रहा है। ठीक है। या हम बोल सकते थे कि कौन सी, इसके पीछे पता क्या हो सकता था? ये प्रश्न हमारा अधूरा हो चुका है वैसे कायदे से। इसमें ये पीछे से ये हो सकता था कि ये कोटेशन किस लाइन की है। तो चलो मुझे बताना कोशिश करना कि कौन सी कोटेशन किस लाइन की है। किसी की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। हालांकि ये भी लाइन रामचंद्र शुक्ल की है। रीति काल का मैंने परिचयात्मक शुक्ल काल में। अच्छा, शुक्ल का, यार ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हिंदी साहित्य में नहीं लिखा है। मैं लिखा है ना, इसको चलो नहीं लिखा कर दो। क्या लिखा है? नहीं लिखा है। चलो अब मुझे बताओ क्या हो सकता है इसमें। इसका नहीं करूँगा तब इसका क्या उत्तर हो सकता है? किसी भी पुस्तक में किसी की पुस्तक में किसी कवि की पूरी की अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से लिए हैं। अगला बोल रहा है, उस लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल ही जान पड़ता है। किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें बोला नहीं लिखा है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीतिकाल का प्राय मैंने विवरण मैंने क्या है कि शिव सिंह सरोज से नहीं, मिस्र बंधु विनोद से लिया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। हालांकि उस प्रश्न को हटा ही देना, वो प्रश्न थोड़ा सा गलत बन गया है। वो प्रश्न सही नहीं है। मतलब ऑप्शन विकल्प सारे सही हैं। सारे विकल्प रामचंद्र शुक्ल के ही हैं, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। लेकिन वो कोटेशन थोड़ा बहुत मिसमैच हो रही है। गलत युग्म का चयन करिए ग्रंथ और ग्रंथकार के साथ। ठीक है। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो गलत युग्म क्या है? भाषा काव्य संग्रह। दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह किसका है? तो यह है महेश दत्त शुक्ल का। किसका है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था 1873 में। पहले तो ये समझ लो। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में है। और ये ए हिस्ट्री ऑफ ये की बात करते हैं 1920 में है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
हिंदी साहित्य विमर्श की जहाँ तक बात करते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 1923 का आई थिंक। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का नाम पहले पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र और श्याम सुंदर दास। ये तो बेसिक प्रश्न बन गया और हर किसी को पता होगा लगभग, तो इसमें इतना सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, बद्रयान इसका प्रमाण है। शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों ये लाइन ये किसने बोला था? ये बोला था रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डॉट 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 कर रखा है मैंने रिक्त स्थान में, न ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चल दिए। क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ये रिपीटेड क्यों है? क्योंकि इसको मैंने तुम्हें डिटेल से बता रखा। अगर आप मेरी कंटिन्यू पार्ट टाइम वो जो पार्ट अलग वाले वीडियो है वो भी देख रहे हो तो आप इस एकदम बता दोगे। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? जलंधर पाक। क्योंकि पंजाब की ओर चले थे तभी तो जलंधर बसा था पंजाब की तरफ, वो इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न जा रहा है 8वां। ये बोल रहा है आपके लिए कि 9वां प्रश्न है, शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने ग्रंथों को साहित्यिक माना है? 15, 12, 8, 4। तो इसमें तो हम इतना समय लेंगे नहीं, 8 को बोला था। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, अपभ्रंश और देश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश और देश भाषा। अपभ्रंश में 4 थी और देश भाषा में 8 थी। ठीक है, और 4 कौन कौन सी थी अपभ्रंश में? कीर्ति लता, कीर्ति बतागा, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं आ रही है। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? वाह भाई वाह, प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है इसका? ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बताएंगे 3, क्योंकि देखो प्रथम और 3 प्राकृत हो गई। 3 प्राकृत में देखो क्या बोल रहा है, एक को बोलता है प्राकृत, अच्छा प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ठीक है, प्रथम प्राकृत को प्राकृत बोलते हैं, द्वितीय को बोलते हैं अपभ्रंश, तृतीय को बोलते हैं अवहट। ठीक है, अब बनता है अगले प्रश्न की तरफ। जो चौथा सेट है हमारा, ये क्या बोला? गलत युग्म का चयन करें। हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वर्षेण, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ चतुर्वेदी। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वर्षण, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ चतुर्वेदी। अच्छा, ये प्रश्न में तो थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य तो लक्ष्मी सागर वार्षण का ही है, आधुनिक हिंदी साहित्य कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल का ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का ही है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास तो ये विश्वनाथ चतुर्वेदी दिखा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये किस में जाना चाहिए? बच्चन सिंह में जाना चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन मैं इस प्रश्न को मैं डाउट आपका पूरा क्लियर कर ही देता हूँ। क्या बोल रहा है ये? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। अच्छा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985। ठीक है, हिंदी साहित्य का 1985। विश्वनाथ चतुर्वेदी नहीं है, याद रखना, बहुत अच्छी चीज आ गई, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब आधुनिक हिंदी साहित्य जो लक्ष्मी सागर वार्षण का है, आधुनिक हिंदी साहित्य कब का है? 1941 का, याद रखेंगे 1941 का है। आधुनिक हिंदी साहित्य कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल, तो ये 1934 का है, ये 34 का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है दूसरा प्रश्न,
दूसरे सेट का, ठीक है, चौथे सेट का। गलत युग्म का चयन करेंगे। गार्सादा तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। मिश्र बंधु विनोद ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। नलिन विलोचन शर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना है। नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना है। गलत युग्म का चयन करें बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या बताइए। डी। देखो, गार्धादा दासी ने वर्णानुक्रम पद्धति प्रयोग किया, मिश्र बंधु ने इसका ही प्रयोग किया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी। नलिन विलोचन शर्मा की एक कोटेशन है कि विधेयवादी पद्धति के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि गिरियर्सन है, इस तरीके से बोला था, तो गिरियर्सन को उन्होंने बोला था। तीसरा प्रश्न बन रहा है अपने लिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नारायण चतुर्वेदी, उदय नारायण तिवारी, भगीरथ मिश्र, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, तो किसका है दोस्तों ये, उदय नारायण चतुर्वेदी, ठीक है। उदय नारायण चतुर्वेदी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसने लिखी है, उदय नारायण चतुर्वेदी ने लिखी है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो तीन है फेमस, तुम्हें पता ही है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। भगीरथ मिश्र की हम बात करते हैं तो भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। और नारायण चतुर्वेदी ने क्या लिखा था, नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, ठीक है दोस्तों। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम सिद्ध सरापा का समय राहुल शंकरतन ने क्या बताया। ये देखो कितना इजी प्रश्न आ गया हमारे लिए, ठीक है, एकदम हल्का प्रश्न बन गया है। 669, 769, 633 और 783। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये है। जबकि विनोद भट्टाचार्य ने सरापा का समय क्या बोला, 633 ईस्वी बोला था, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी 633 इसका बोला था, लेकिन आपने विनोद भट्टाचार्य लिखना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न बनना है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल, अच्छा, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति आदि काल के संबंध में कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। तो दोस्तों समय ज़्यादा न लेते हो, सीधे बताते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 150 वर्ष के इतिहास को उनने बोला था कि जो इसका साहित्य लिखा हुआ है ना, वो किसी भी एक कैटेगरी में नहीं आ रहा है। इसमें हमें रासो साहित्य भी धार्मिक भी मिल रहा है, श्रृंगारिक भी मिल रहा है, और वीर गाथात्मक टाइप, मतलब वीर गाथा वाला भी मिल रहा है। तो क्या हुआ था कि इन्होंने बोला अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, मतलब कि इस काल में कोई भी एक प्रवृत्ति सही से नहीं दिखती है। और वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, आदिकाल के लिए अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग, याद रखना, ठीक है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ने बोला आदिकाल में एक प्रकार की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसलिए उसने क्या बोला, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। बनते अगले प्रश्न की तरफ। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत से कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा थी, कथन किसका है। कबीर आदि संत को नाथ पंथियों से जिस साखी और बानी शब्द मिले, साखी और बानी के लिए बहुत से सामग्री सद्दुकड़ी भाषा, कथन है राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरत्यान और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। क्या है इसका उत्तर, रामचंद्र शुक्ल। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गलत युग्म का चयन करेंगे। आलवार होते हैं 12, वेद होते हैं 5, नैनार 63, सिद्ध 84। तो दोस्तों इसमें गलत युग्म क्या है, ये तो बेसिक सा प्रश्न हो गया, वेद, ठीक है। वेद कितने होते हैं अपने, 4 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में होता है, सिद्ध, जैन, नाथ, सिख, सखी संप्रदाय, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है, नाथ। प्रश्न, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था, तो नाथ में हुआ था, क्योंकि नाथ का ही विकसित रूप बोला जाता है संत को। गौरख बानी के संपादक कौन थे, ये तो बेसिक प्रश्न है, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, लो। 14वीं सदी की रचना है, पीताम्बरदत्त बर्तमान। भाई गोरखनाथ की रचना का संकलन क्या था, 14 ग्रंथ थे इसमें। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो गोरखनाथ के बारे में राहुल कहाँ गया अपना, रामचंद्र शुक्ल, राहुल राहुल राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरत्यान,
राहुल सांकृत्यानी है, उन्होंने 845 बोला था राम गोरखनाथ का जन्म, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था 9वीं सदी। वहीं पे पीताम्बर दत्त बर्तवाल आए थे, उन्होंने बोला 11वीं सदी। और आए थे फिर राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इनने बोला 13वीं सदी। ठीक है, अब जब 11वीं सदी में पीताम्बर दत्त बर्तवाल आए तो इनने गोरखनाथ की 14 ग्रंथों को लेकर गोरखवाणी नाम से संपादन किया था। ठीक है, जिसमें प्राण, संकली, प्रिया दर्शन, 15 तिथि, सप्तबार, है ना, नरवे बोध, कई सारी इसमें रचना मिलती है हमें। ठीक है, तो 14 के 14 ग्रंथ हमें पता होना चाहिए। बनते अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनेक। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, बताओ इसको अभिनव जयदेव किसे बोलते हैं? विद्यापति को बोलते हैं। 16 उपाधियां इनके पास। कितनी उपाधियां इनके पास? 16 उपाधियां हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, डिटेल्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में।